पहला प्रश्न है कि वज्रदेह में समास बताइए। तो वज्रदेह में है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा वचन रूपी अमृत, ऑप्शन नंबर डी। गंगा का पर्यायवाची नहीं है तो वो है अवतरणी, ऑप्शन नंबर सी। बाकी भागीरथी, सुरसरी और मंदाकिनी ये तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो वो है छपा। बाकी दामिनी, चपला और तड़ित ये तीनों बिजली के पर्यायवाची हैं। साहचर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो साहचर्य का विलोम होगा अलगाव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। तो सृष्टि का विलोम होगा प्रलय, ऑप्शन नंबर बी। बड़ी बुराई करना, छोटी से बचना अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत कौन सी है। तो गुड़ खाना, गुलगुले से परहेज करना, ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानना है इसमें। तो वो है रामा घर को जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। वाक्य का शुद्ध रूप बताना है इसमें। तो पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताना है इसमें। तो वो होगा कुछ, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो वो होगा निकृष्ट। बाकी तीखा, अटारी, गहरा ये है तद्भव शब्द। तीखा शब्द का जो तत्सम होगा वो होगा तीक्ष्ण, अटारी का तत्सम होगा अट्टालिका और गहरा का तत्सम होगा गंभीर। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। तो इस प्रश्न का है कि कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। तो कल्पांत में संधि है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर सी। कल्प धन अंत, तो ये कल्पांत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। तो इसमें प्रश्न है कि निह धन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा। तो वो होगा निष्कलंक, ऑप्शन नंबर डी। अब है एकाकिनी शब्द का लिंग बदले। तो एकाकिनी का जो लिंग बदलकर रूप होगा वो होगा एकाकी, ऑप्शन नंबर सी। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। तो वो है जनता, ऑप्शन नंबर बी। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपर्युक्त वाक्य में कर्म है। तो प्रथम पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो वो हो जाएगा मृत्यु दंड, ऑप्शन नंबर डी। बाकी के तीनों गलत लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन करना है। तो वो है अंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। तो अच्युत, ऑप्शन नंबर ए। जो नभ में चलता है तो वो होगा खेचर। अगला प्रश्न है कि आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ क्या होगा। तो विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ऑप्शन नंबर। अब है गद्यांश। तो इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न संख्या 23 है कि उपरोक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताना है। तो कवि और प्रकृति, ऑप्शन नंबर। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रकृति के साधारण, असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में।
अगला प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। तो प्रकृति के दो रूप हैं, एक सुंदर दूसरा बेडौल। सच्चे कवि का हृदय दोनों में रमता है, किंतु जो प्रकृति के बाहरी सौंदर्य का चयन अथवा उसकी सौंदर्य का चयन अथवा उसकी रहस्यमयता का उद्घाटन करता रह गया, वह कवि नहीं है। प्रकृति के सच्चे रूपों का चित्रण संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। प्रबंध काव्यों में उसका संश्लिष्ट वर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? तो वो है 13वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी। वह स्थल जहां पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो वो है प्रयाग। ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? तो लेखपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की रचना किसने की? तो मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नमक कर के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो इसके कपास उद्योग के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो यह है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी। माले देश की राजधानी है, तो यह है मालदीव की। ऑप्शन नंबर बी। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, तो इसका जवाब हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 244। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था, तो वर्ष 1982 में। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो वो है पटाखों का जलना। ऑप्शन नंबर ए। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो फैथोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो जे थॉमसन को। हास्य गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो आईपी एड्रेस से। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां पर तांबा पाया जाता है? तो वो जगह है ललितपुर। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में। केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो बल्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर डी। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ पर विद्यमान है? तो नागालैंड में। ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है कि एनपीके की किस आनुपातिक प्रयोग की संतुति की गई है? तो 4:2:2। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई थी? तो वाराणसी से। ऑप्शन नंबर बी। देश का पहला फ्रंट विलेज कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका जवाब है बनारस में। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण और शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया? तो 21 जून को। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो 33%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वो है लखनऊ।
घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो वो है भट्टा। पूसा बोल्ड किस्म है? तो ये है सरसों की। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो द्विस्तरीय, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं होगी? तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पर। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो वो है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, ऑप्शन नंबर डी। केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गॉडगिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1969-70 में। निम्नलिखित में से कौन सी संविधानेतर संस्था है? तो इसका जवाब है योजना आयोग, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? तो राज्य समिति, ऑप्शन नंबर ए। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया तो गेहूं के उत्पादन में। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो कृषि लागत और कीमत आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो वो है बड़े खेतों की प्रधानता, ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह योजना ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से केवल दूसरा वाला कथन सही है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और उत्तर नीचे दिए गए कूट के अनुसार चुनना है। तो स्व जल धारा योजना, तो इसका संबंध है ग्रामीण जलापूर्ति से। हरियाली योजना का संबंध है वाटरशेड प्रबंधन से। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का संबंध है ग्रामीण स्वरोजगार से। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का संबंध होगा, इसका संबंध होगा ग्रामीण संपर्क से। अगला प्रश्न है आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? तो वुमेन पावर लाइन। अगला प्रश्न है कि स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना।